नरेंद्र मोदी देश में इमरजेंसी लगा दें। जबकि लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि इसकी संभावना बहुत कम है। नरेंद्र मोदी ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि वो इतिहास से सीख लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इतिहास से कभी कुछ सीखा ही नहीं है। वो इतिहास जीना चाहते हैं, वो हिटलर बनना चाहते हैं, वो मुसोलिनी बनना चाहते हैं, वो गद्दाफी बनना चाहते हैं, वो ओसामा बिन बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं। कम से कम एक इंसानियत से हटकर जो भी बनना चाहते हैं होगा। तो निश्चय ही वो ये निर्णय भी ले सकते हैं कि देश पर इमरजेंसी थोप दें, देश में इमरजेंसी लगा दें। इसकी संभावना 50-50 है। या तो बात यहीं तक सीमित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 2-4 दिन ड्रामेबाजी के बाद अपने जुमले और अपने सगुफे को साबित करके फिर वो छोड़ देंगे, यानी संसद भवन में बैठ लेंगे, उन्हें अपना सुकून मिल जाएगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। 5 दिन की बात है। वैसे भी संसद चलने कहाँ देते हैं नरेंद्र मोदी, और जाते कहाँ हैं। 2 कारण मैंने गिनाए, और दूसरा कारण कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब इमरजेंसी लगाने के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो इमरजेंसी की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो मुद्दे हैं कि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाना चाहती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब आरएसएस भी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, पीछा छुड़ाना चाहती है उनसे। और उसे भी लग रहा है कि अगर मोदी का साथ दिया तो हम भी चले जाएंगे, यानी आरएसएस पे बैन लगना तय है अगर आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा। इसलिए आरएसएस नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुका है। अब वो पिछले दरवाजे से राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। ये बात मैं कई बार बोला हूं, आगे चल करके साबित भी हो जाएगी। इसलिए तो इधर आरएसएस भी गई, उधर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ये अंदरूनी सूत्रों से आप कह सकते हैं, ये अंदरूनी खबर है, अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, या यूं कह सकते हैं कि ठीक है। तो अब जब बीजेपी भी उनके साथ नहीं है, ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना है, हटना नहीं है, क्योंकि देश को अभी, देश में और बहुत कुछ बाकी है जिसे लूटना है, या उन्होंने जो लूटा है उसे खाना है और पचाना है। 600 लाख करोड़ की हिस्सेदारी, 300 लाख करोड़ ब्लैक मनी जो मिली है वो पचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट अभी आप देख रहे हैं। तो वो पचाने की कोशिश है। अडानी जैसे को 2-4 और या 10-20 अडानी और खड़े करने हैं देश में, वो भी चोर गुजरातियों के जरिए, और उनको उनके जरिए पूरे देश को खरीदना है, अपने कब्जे में लेना है आर्थिक रूप से। तो इस तरह के खतरनाक षड्यंत्र जो करने हैं, उसके लिए सत्ता तो चाहिए। और अगर सत्ता हाथ से निकलती दिख रही है, यहां तक कि मैंने कहा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट भी नहीं होंगे प्रधानमंत्री के, जहां तक जानकारी मिली है, समझ में आ रही है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? यानी अब गुजरात लाभी भारतीय जनता पार्टी, अब 3 त्रिकोण बन चुका है भारतीय जनता पार्टी में ही। त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। त्रिकोणात्मक कैसे? एक कोण है आरएसएस, दूसरा कोण है
बीजेपी और तीसरा कोण है गुजरात लॉबी। अब इन तीनों में खींचतान चल रही है, संघर्ष चल रहा है और उठापटक चल रही है, साजिशें चल रही हैं, क्योंकि तीनों इस काम में माहिर हैं। नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी तो एक्सपर्ट है इसमें। इधर बीजेपी भी खिलाड़ी बन चुकी है और आरएसएस तो पुराना खिलाड़ी है, देशद्रोह के मामले में, विश्वासघात के मामले में, पीठ में छुरा मारने के मामले में। तो ये त्रिकोण जो बने हैं, ये त्रिकोण तीनों ध्रुवीकरण जो हुआ है, ये अलग अलग ध्रुव पे चले गए हैं, अब एक नहीं है। इसका भी खामियाजा नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा। अब उससे भी डरे हुए नरेंद्र मोदी एक तो इस सदन से, इस विशेष सत्र से अपना पावर दिखाना चाहते हैं, इमरजेंसी लगा करके। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को जो विरोध करें, या फिर आरएसएस के कुछ नेताओं को जो विरोध करें, उन्हें भी उठाकर अंदर डाल दें। बाकी विपक्ष को तो डालना तय है इमरजेंसी में। तो ये संभावनाएं ज्यादा हैं। ये रही दो संभावनाएं जो मुझे दिखाई दे रही हैं पर्दे के पीछे से, या विश्वस्त सूत्रों से, या चाहे जैसे भी आप समझ लीजिए। मेरा मानना तो यही है। और इन सब में अगर आज नरेंद्र मोदी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है, और या ये विपत्ति नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों आई? क्योंकि नरेंद्र मोदी सारी सीमाएं लांघ गए अपने मित्रवाद के चलते। नरेंद्र मोदी मित्रवाद के लिए देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी अडानी के लिए न जाने किस हद तक आगे निकल गए, और उसकी कीमत अब चुकानी पड़ रही है। वो अडानी के लिए नहीं, अपने लिए निकले थे। इसके लिए अब उन्होंने ही खुद साबित कर दिया कि अडानी कोई और नहीं, मैं ही अडानी हूं और अडानी ही मैं हूं। अडानी और मोदी सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का तो एक ही होता है। ये देश का वो खोटा सिक्का है जिसके एक तरफ मोदी हैं और एक तरफ अडानी। लेकिन अब उस जाल, उस चक्रव्यूह जो घोटाले किए हैं नरेंद्र मोदी ने, जो देश को धोखा दिया है, देश को ठगा है, देश को भ्रम में रखा है, देश को लूटा है, उसमें उसको पचाने में जिन लोगों को शामिल किया, या देश को पैसे के बल पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी कब्जा करना चाहते हैं, उसमें जो लोग शामिल रहे हैं, अब वो धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। और सीधा चेहरा जो अब नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही अडानी है। अब इसे छुपाना है। और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भीषण अगर कोई समस्या है तो वो नरेंद्र मोदी का अडानी होना, या अडानी का नरेंद्र मोदी होना ही है। भारतीय जनता पार्टी अगर पीछे हटने लगी है नरेंद्र मोदी से, तो इसी कारण से, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अडानी अगर देश को लूटा है, मोदी ने देश को लूटा है, किसी और को तो नहीं दिया ना, कुछ चोर गुजरातियों को दिया है। तो वो चोर गुजराती नरेंद्र मोदी के लिए संसाधन खरीद सकते हैं, लोगों का पक्ष नहीं खरीद, लोगों का जमीर नहीं खरीद सकते। लोगों का जमीर नहीं खरीद सकते, वो संसाधन सिर्फ खरीद सकते हैं। ऐसे स्थिति में अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से साफ होते जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अडानी के जो रिश्ते हैं, नरेंद्र मोदी और अडानी के जो दो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी अडानी जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, यही वो माइनस पॉइंट है, यही वो बात है जिसके कारण बीजेपी भी पीछे हटी है और आरएसएस भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा है, और बहुत से लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ
छोड़ा है। नरेंद्र मोदी अब अकेले हो गए हैं। गुजरात लॉबी अब अकेले हो गई है। गुजरात लॉबी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तो यह विशेष सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया गया है, मैंने कहा कि या तो अगर बहुत ज्यादा धमाकेदार कोई काम करना है नरेंद्र मोदी को तो वो इमरजेंसी लगाना है, और अगर नॉर्मली अगर अपने भौतिक सुख को वो चाहते हैं कि जिसको हमारे कार्यकाल में जो बना है, उनका पैसा तो है नहीं लेकिन देश का पैसा हमारा आपका है, तो उनके कार्यकाल में जो बना है तो शेंगोल लेकर जिसकी पूजा किए हैं उसमें चाहते हैं कि वो एक बार बैठ ले, बैठने का सुख प्राप्त कर ले, अनुभूति कर ले। जा तो रहे ही हैं, और जा कहाँ रहे हैं वो तो लालू यादव ने ही बता दिया, और वो होना है। आप भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। अब यहां इस बात को रोकते हैं, मतलब इस बात से आगे बढ़ते हैं। एक देश और एक चुनाव। नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। ये CAA या फिर इस तरह के जो षड्यंत्रकारी काम, जो देश को भ्रम में डालने का, शगुफे फैलाने का, गुमराह करने का जो काम है, वो भी, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। अब थोड़ी सी बात, तीसरा पॉइंट मैंने जो कहा वो जुड़ा तो इसी से है, लेकिन वो मुद्दा अलग है। अब मुद्दा मेरे निगाह से वो अलग है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें बहुत से लोग हैं। मैंने कहा अमित शाह और हरीश साल्वे। अगर अमित शाह के साथ कमेटी मेंबर हैं हरीश साल्वे, तो आप ये कह सकते हो कि हरीश साल्वे की भी वैल्यू होगी, और कम से कम मोदी की बगल में बैठने की हैसियत हरीश साल्वे रखते हैं, तभी तो वो कमेटी में हैं। इसी तरह से रामनाथ कोविंद हैं, इसी तरह से और 2-4 लोग जो हैं, लेकिन मूल जो की रोल में हैं वो हैं अमित शाह और हरीश साल्वे। आप अमित शाह को अच्छी तरह से जानते हो, हरीश साल्वे से थोड़ा परिचय आपको कम होगा। वकील हैं, बहुत नामी गिरामी वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, और बड़े वकील हैं तो निश्चय ही मोदी के सिपह सालार हैं, मोदी की उस टीम से हैं जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं। मोदी के आगे पीछे खड़े होने वाले, मोदी के समर्थक हैं, मोदी के सहयोगी हैं, मोदी के बहुत कुछ, मोदी से उनका मतलब क्या कहते हैं उसे, खाने का टेबल और निकालने का की जगह दोनों शेयर होती हैं। यानी इसको कहते हैं ना, रोटी का रिश्ता है हरीश साल्वे से। तो हरीश साल्वे का रिश्ता मोदी से है, इसीलिए वो कमेटी में है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, हालांकि पूर्व राष्ट्रपति को तो होना नहीं चाहिए किसी भी कमेटी में, लेकिन हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, आप जानते हैं। यहां बात सिर्फ हरीश साल्वे से पर आके टिक जाती है, क्योंकि वो अमित शाह के बगल में बैठकर इस बात का फैसला करेंगे कि इस देश में एक चुनाव और एक देश और एक चुनाव को लागू किया जा सकता है क्या। लेकिन अब हरीश साल्वे को जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि उन्होंने बहुत जल्द, बहुत थोड़े दिन पहले शायद लंदन में तीसरी शादी की, तीसरी पारी खेलने वाले हैं। अब तीसरी शादी की, वो छठी भी कर लें तो अपने से क्या मतलब है, आप समझते हैं, और नहीं समझते तो
कपिल शर्मा की कॉमेडी देख लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि मतलब गाड़ी कोई खरीद भले ले, लेकिन खैर इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। उनकी इच्छा है, वो 3 शादी करें 6 शादी करें, कर सकते हैं। यहां सवाल वो नहीं है, सवाल यहां दूसरा है जिसको आपके सामने रखना है, आपको जानना है। सवाल यह है कि हरीश साल्वे की शादी में दूल्हा तो हरीश साल्वे थे, लेकिन एक दूसरा ठरकी भी वहां था, उसका नाम है ललित मोदी, जिसका नाम लेने से राहुल गांधी को जेल हो गई थी, जिसका नाम लेने से राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया गया था, जिसका नाम लेने से पता नहीं। तो एक दूसरा ठरकी ललित मोदी उस शादी में थे। अब और वो भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। उसके बारे में बहुत से इस तरह के ठरकीपन के किस्से सुनने को और तस्वीरें देखने को मिलती हैं बार बार। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कुछ और है। प्रश्न ये है कि जब हरीश साल्वे की शादी में दूल्हा हरीश साल्वे थे और दूसरा ठरकी ललित मोदी बाराती थे, तो आप समझ सकते हैं कि हरीश साल्वे और ललित मोदी के रिश्ते अमित शाह से और मोदी से कितने गहरे होंगे। भाई एक बात बताइए, अब आप तो समझ सकते, मित्र का मित्र। अब तो ये लिंक, और जो मैं आज 10 साल से 9 साल से बोल रहा हूं नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, वो धीरे धीरे साबित होता जा रहा है और पूरा देश अब उस पर बोलने लगा है कि दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी हैं नरेंद्र मोदी, सामने है। अब अगर वो ठरकी यानी ललित मोदी अगर वहां है, बाराती है, तो उनके अच्छे रिश्ते होंगे। तो उनके जब अच्छे रिश्ते हैं, तो उनका रिश्ता अगर अमित शाह और मोदी से है, तो ललित मोदी का रिश्ता अमित मोदी से सीधा है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस ललित मोदी को हमारे देश की सीबीआई, ईडी, आईटी, बैंकिंग व्यवस्था, पूरी सरकार ढूंढ रही है, उसके साथ डायरेक्टली हरीश साल्वे बाराती बना के जाम पे जाम छलका रहे हैं। निश्चय ही वहां से सीधे लाइव जुड़े रहे होंगे मोदी से।